नमस्कार दोस्तों। मैं विजय सिंह सेंगर त्रिवेणी करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में लास्ट जो वीडियो था वो था मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में अगला जो वीडियो है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप लोगों ने अभी कई सारे ग्लोब कभी भी देखा हो तो उस ग्लोब में कुछ लाइंस को देखा होगा, जैसे कि वो जो लाइंस हैं, जैसे ये ग्लोब है और इसमें कुछ लाइंस हमें ड्रॉ की हुई दिखती हैं जो कि पैरेलल लाइंस हैं, और कुछ हमें इस टाइप की लाइन दिखती है। तो ये जो लाइंस हैं यही हमारी एक जो पैरेलल है, इन्हें हम बोलते हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, अक्षांश या लैटिट्यूड। और ये जो खड़ी हुई वर्टिकल फॉर्म में जो लाइंस हैं इन्हें हम बोलते हैं देशांतर, जो आप लोगों ने बचपन से लेके अभी तक जनरली पढ़ा होगा। पर मेन मुद्दा ये है कि इन लाइंस को ड्रॉ क्यों किया गया है, किस टाइप की लाइन है, कौन ड्रॉ करने गया, है ना। इंपॉर्टेंट तो ये है, आखिर अगर ये लाइंस ना होती तो क्या हो जाता या क्या नहीं होता। तो इन सब मुद्दों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब अपने टॉपिक पर आए। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हमें पढ़ना है, और इसी टॉपिक में सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं अक्षांश को, लैटिट्यूड्स को। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट दिल्ली से जयपुर अगर किसी व्यक्ति को सफर करना है, या दिल्ली से जयपुर अगर कोई जाना चाहता है, और जो पहली बार दिल्ली में है और पहली बार उसे जयपुर जाना है, अब उसे नहीं पता कि किस तरीके से हम बाय रोड कैसे हम जयपुर जाएं, तो क्या ऑप्शन है। जैसे आज की डेट में तो गूगल मैप सबके सामने हाथ में खुला हुआ है, और गूगल मैप करो और दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ। पर आज से 50 साल पहले जब गूगल मैप नहीं था तब कैसे, अगर आपको 50 साल पहले अगर किसी स्थान पर जाना हो तो किस तरीके से जाते थे। तो अगर हम बाय रोड जा रहे हैं तो फिर हमें रास्ते पर कुछ माइलस्टोन लगे मिलते थे, और उन माइलस्टोन में लिखा रहता था जयपुर 50 किलोमीटर दूर, इस टाइप का फॉर एग्जाम्पल। या फिर आपको हाईवेज पर कई सारे ग्लो साइन बोर्ड लगे मिल जाते हैं, जिसमें किसी शहर के जाने के लिए आपको सीधा रास्ता दे दिया जाता है, या जहां टर्न होना होता है वहां इस टाइप का निशान मिल जाते हैं। तो हमें ये धरातल पर, सरफेस पर हमें किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो आपको डायरेक्शन देने के लिए कई सारे साइन का प्रयोग करके आपको बता दिया जाता है। सोच के देखो, यही चीज जब हम आसमान में हो, जब हम समुद्र में हो, समुद्र में जब पहुंचते हैं तो बीच रास्ते पर पानी के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा, और आपको बीच समुद्र में अब आपको तय करना हो कि मुंबई पोर्ट पर हमें पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे। अगर एरोप्लेन में अगर आप बैठे हैं, हवाई जहाज पायलट चला रहा है, अगर उसे एविएटर चलाने वाला व्यक्ति अगर ऊपर बैठा हुआ है तो उसे नहीं पता कि किधर खजुराहो है, किधर मुंबई एयरपोर्ट है, कहाँ वो लैंड करेगा। तो इसके लिए एक सटीक लोकेशन होना जरूरी है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्थान की एक सही जानकारी करने के निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का, और इन दो चीजों के माध्यम से हमें एक स्थान की व्यवस्थित या फिक्स जानकारी मिलती है। तो एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूज है वो है स्थानों की सटीक जानकारी प्राप्त करना। मुद्दा, अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये किसने बनाई, कहां से आई ये। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये कहलाती हैं एक इमेजनरी लाइन, अर्थात काल्पनिक रेखाएं, जो हमारे ग्लोब पर ड्रॉ की गई है, खींची गई है। और ये काल्पनिक रेखाएं अर्थ को सेंटर पार्ट से इसको ड्रॉ किया गया है। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई वो कोणीय दूरी, वो एंगुलर डिस्टेंस जो पृथ्वी के अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। और इस जो चूंकि सेंटर पार्ट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री।
और ये जो 0 डिग्री लाइन है ये कहलाती है इक्वेटर लाइन, अर्थात भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर लाइन कहलाती है। और ये 0 डिग्री लाइन के ऊपर वाला और नीचे, अच्छा ये सेंटर से है तो मतलब सीधी सी बात है, ये 0 डिग्री लाइन अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट इसे बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दो हिस्से। अर्थ 0 डिग्री लाइन ने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला भाग, या दक्षिण वाला भाग जिसको दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये हमारी अर्थ के सेंटर में है। अब आप जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की ओर जाओगे तो एक एंगुलर डिस्टेंस जब निकाला जाता है तो एक अगला जो कोण बना वो बना 1 डिग्री, फिर इसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ऐसे हमने ग्लोब पर 0 डिग्री लाइन के बाद कुछ पैरेलल लाइन सरफेस पर बनाई हैं जो क्रम से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे कंटिन्यू चलती है। और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते चूंकि ये जो एंगल है ये चूंकि 90 डिग्री का होता है, तो ऊपर तक आप पहुंचते पहुंचते टोटल कितने डिग्री बनेंगे? 90 डिग्री। तो 0 डिग्री लाइन के बाद आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जाएंगे तो यहां पर आपको टोटल कितने भाग मिलेंगे? 90 डिग्री तक आपको हिस्से मिलने वाले। और ये 90 डिग्री तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइंस है ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे या नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहलाते। ठीक वैसे ही जब हम 0 डिग्री के सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और आखिरी तक जाएंगे तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे? 90 डिग्री। और इस आधार पर जो हमारी ग्लोब है, जो पृथ्वी है, जब इसमें लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो खींची गई पैरेलल लाइन है ये कहलाती है उत्तरी अक्षांश या नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और जब हम साउथ में जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तो वहां भी कुछ लाइंस ड्रॉ हैं टोटल 90 डिग्री तक, तो वो कहलाते हैं साउथ लैटिट्यूड्स या दक्षिणी रेखा। और ये पैरेलल लाइंस है। अगर आपको देखना हो तो कभी भी ग्लोब में जब आप देखेंगे तो इस टाइप की आपको लाइंस दिखेंगी, जैसे कि ये देखिए एक 0 डिग्री लाइन इसमें ऐसे बन जाएगी। सॉरी, ये देखो ये है 0 डिग्री लाइन जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है? इक्वेटर। और जब हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ऐसे 90 डिग्री। मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं जो सर्कल में ड्रॉ की गई, अर्थ पर जो कि ड्रॉ की गई है। अब ग्लोब में पूरे अर्थ में जब आप देखेंगे सबसे बड़ी जो लाइन बनेगी वो कहां होगी? तो वो होगी साहब इक्वेटर पर। ये लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ा सर्कल कहलाता है या बृहद वृत्त कहलाता है। और जब आप ग्रेट सर्कल जैसे बोलते हैं, जब आप 0 डिग्री लाइन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में जब आप ऊपर या नीचे की ओर बढ़ेंगे तब आपके सर्कल का जो सरकमटेंस है वो लगातार कम होता चला जाएगा और 90 डिग्री पर आकर हो जाता है 0। आपको इस ग्लोब में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो बन रहा है, ग्रेट सर्कल जो बन रहा है वो बन रहा है इक्वेटर से। और जब आप इक्वेटर से जैसे ही ऊपर जाओगे तो जो सर्कल का जो लेंथ है, सरकमटेंस है, परिधि है, वो लगातार आपकी छोटी होती जा रही है जो पोल्स पर आकर खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। ये एस टाइप की जब ये जाओगे तो सरकमटेंस का जो लेंथ है वो लगातार कम होता चला जाएगा। यहां तक समझ आए? अब जब आप
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइन फैक्ट में कि ऐसे टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं जो ग्लोब पर ड्रॉ किए गए हैं। तो अगर कुल अक्षांशों की संख्या निकाली जाए तो वो कितने हैं? अक्षांश टोटल कितने आ जाते हैं? 181। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, टोटल 0 डिग्री के ऊपर कितने लैटिट्यूड्स थे? तो साहब 90 डिग्री मतलब 90। 0 डिग्री के नीचे कितने थे? तो यहां भी 90। तो 90 और 90 180 प्लस एक लैटिट्यूड सर्कल और है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? 181, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर पूरे अक्षांश ड्रॉ किए गए हैं, है ना, जिनकी कुल संख्या 181 है। लेकिन हकीकत में 181 लाइंस जरूर है, पर जो ड्रॉ किए गए लाइंस है उनकी संख्या है 179। अब कहो ये क्या है? लैटिट्यूड्स के जो नंबर्स हैं वो 181 है। जो टोटल लाइंस हैं जो हमारी ग्लोब पर खींची गई है, काल्पनिक लाइंस हैं, वो संख्या 181 है, पर जो ड्रॉ की गई लाइंस हैं उनकी संख्या 179 है। कैसे है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक 2 मीटर का कपड़ा है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और उसके दो इक्वल पार्ट करना है। इक्वल पार्ट करने का मतलब 1-1 मीटर के 2 कपड़े चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैंची कितनी बार चलाना पड़ेगी तो कितनी बार हो सकती है? सोच के बताओ। 2 मीटर का कपड़ा है और उसके 2 हिस्से करना है, तो कैंची कितनी बार चलेगी? 1 बार। आपने जैसे ही उस 2 मीटर के कपड़े को 1 बार कैंची से काटा तो उसके 2 हिस्से अलग हो गए। 10 मीटर का कपड़ा है, अब उसके 10 इक्वल साइज करने हैं, तो कैंची कितनी बार चलेगी? तो 8 बार तक तो आप एक एक टुकड़े करते जाओगे, 8 टुकड़े अलग हुए, लेकिन अंत में बचेगा 2 टुकड़े या 2 मीटर का कपड़ा। फिर उसके जैसे ही आप एक बार कैंची चलाओगे सो 9वां हिस्सा अलग और 10वां ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक वैसे ही जब ग्लोब में 0 डिग्री लाइन हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे तो हम लगातार बढ़ते गए। जैसे ही हम 78 डिग्री पर पहुंचे, सॉरी 88 डिग्री पर पहुंचे, तो 88 डिग्री ड्रॉ हुआ। अब ऊपर बचे हैं 2 डिग्री, 89 और 90। तो जैसे ही हमने 89 बनाया तो सीधी सी बात है जो अगला कोण जो होगा वो बचेगा क्या? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को ड्रॉ नहीं किया गया। तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसी सदर्न हेमिस्फीयर भी 90 डिग्री को छोड़ दिया गया। ये एज्यूम किया गया, माना गया कि 89 के बाद अगला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो सीधी सी बात है, दो लैटिट्यूड्स की जो लाइंस है वो ड्रॉ नहीं की गई और इसलिए वो संख्या कितनी कहलाई? 179। क्लियर? ठीक। अब कुछ चीजें और हैं जो हमें अक्षांशों में जानना है। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 टिल्ड है, तो इसलिए ग्लोब में कुछ रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ये लाइन तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो कहलाएगी इक्वेटर या भूमध्य रेखा। 23.5 टिल्ड होने की वजह से जो ऊपर जो ये लाइन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसको हम बोलते हैं 23.5 नॉर्थ, एन का मतलब है नॉर्थ लैटिट्यूड। तो और ठीक वैसे ही एक है नीचे जिसको बोलते हैं 23.5 साउथ। तो जो 23.5 नॉर्थ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो 23.5 साउथ है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको बोलते हैं मकर रेखा और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। दो लाइन। देन इसके बाद 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोला जाता है आर्कटिक
सर्कल। आर्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री का ये जो लाइन है इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन लाइन का इंपोर्टेंट है, वैसी सदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री लाइन के नीचे 23.5 साउथ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। वैसी 66.5 साउथ, दैट इज अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री साउथ, दैट इज साउथ पोल। ये ठीक कुछ लाइंस हैं जो याद रखनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो आपको हमेशा याद रहनी है, कर्क रेखा और मकर रेखा। समस्या होती है 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ पर, तो सीधा सा है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, तो आर्कटिक ओशियन से नाम मिला आर्कटिक सर्कल, और नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है तो उसी के नाम से है अंटार्कटिक सर्कल। उत्तरी इसको उत्तरी उपध्रुव भी कहा जाता है, नॉर्थ सब पोल, और ये कहलाता है साउथ सब पोल, ये भी नाम इसके मिलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा नाम है, इनको जानना जरूरी है। दूसरा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी लाइंस है, ये सारी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस है तो कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती या एक दूसरे को कट नहीं करती। तो पैरेलल लाइंस होने की वजह से सीधी सी है कि अगर दो पैरेलल लाइन अगर प्रॉपर हैं तो उनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस भी होगा। तो माना जाता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, आप किसी भी दो पैरेलल लाइन को उठाओ और उसके बीच जो दूरी है वो दूरी कहलाती है 111.13 किलोमीटर। सामान्यतः अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो अगर आपकी पोजीशन 0 डिग्री पर है और अगर आप 0 डिग्री पर खड़े हैं और अगर 1 डिग्री नॉर्थ जाना है या 1 डिग्री साउथ जाना है तो फिर आपको 111 किलोमीटर के आसपास आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब आप दूसरे लैटिट्यूड पर पहुंचेंगे। लगभग लगभग यही दूरी है, कुछ कुछ जगह पर यह दूरी कम या ज्यादा हो सकती है, पर एवरेज डिस्टेंस यही मानी जाती है। दो अक्षांशों के बीच जो दूरी है वो 111.13 किलोमीटर होती है। ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक, अगर पूछें आपसे कि लैटिट्यूड्स में ग्रेट सर्कल क्या है, कौन से नंबर का जो वृत्त है, सर्कल है, वो ग्रेट सर्कल कहलाता है, तो जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अभी हाल मैंने बताया है, थोड़ा सा रिकॉल करो, समझ अगर दिक्कत हुई तो एक बार वापस से वीडियो को चलाइए, रिप्ले कीजिए और फिर से सुनिए। क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। आखिरी में अपन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। देन लैटिट्यूड्स के बाद अगला टॉपिक है हमारा, वो है लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्या है, तो देशांतर रेखाएं इसी ग्लोब में जो पोल्स को मिलाने वाली रेखाएं हैं, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उन रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहते हैं। हर एक देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, और जब उसी सर्कल को, ये हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त है, और जब उसी को पूरा कर दो तो फिर ये वापस अपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से वापस से नॉर्थ पोल पर आ गया, सो फिर बन जाता है एक ग्रेट सर्कल। आई रिपीट, जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ड्रॉ की गई है। हर एक देशांतर रेखा, सीधी सी बात है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, यहां पर क्या थी, लैटिट्यूड्स,
तो हर देशांतर किस रेखा को कट कर रही है? लैटिट्यूड्स को। सारे के सारे देशांतर सारे के सारे अक्षांशों को कट करेंगी, क्योंकि वो पास ही होना वहीं से। तो उस पे ना जाते हुए अब जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स में किसी एक लॉन्गिट्यूड को माना जाता है 0 डिग्री लाइन। और जनरली जिसको भी 0 डिग्री लाइन बोला जाता है, तो ये जो 0 डिग्री लाइन है ये कहां से पास होती है? तो ये पास होती है लंदन के ग्रीनविच नामक जो स्थान है, ग्रीनविच जो शहर है, ग्रीनविच नामक जो जगह है, वहां से ये 0 डिग्री पास होता है इंग्लैंड से। और ये 0 डिग्री लाइन पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक इस तरफ का हिस्सा जो है वो ईस्ट है, तो ये कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अर्थात पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री के इस तरफ का जो हिस्सा है वो कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अर्थात पश्चिमी गोलार्ध। तो एक पूर्वी गोलार्ध है और एक पश्चिमी गोलार्ध है। दोनों हिस्सों में पूरी पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। इसको चालू करें, 0 डिग्री के इधर और 0 डिग्री के इधर। ठीक। दूसरा, अब 0 डिग्री सर्कल को जब आप ये पूरा जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है तो ये कैसा है? ये अर्धवृत्त है। अगर जब इसी को आप पूरा कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा ग्रेट सर्कल। तो 0 डिग्री लाइन के जस्ट पीछे जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी? फिर से रिपीट करूं, 0 डिग्री लाइन एक हाफ सर्कल है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल गया, और जब साउथ पोल से वापस उसी को नॉर्थ पोल को मिला देगा तो फिर बनता है एक ग्रेट सर्कल। और 0 के जस्ट पीछे जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? तो सिंपल सा है, ये सर्कल है और इस सर्कल में ये जो हाफ है, और जब इसी को एक कंप्लीट एक सर्कल बना दो तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। तो लॉन्गिट्यूड में जब आप 0 डिग्री लाइन को जस्ट पीछे से भी अगर ड्रॉ कर दोगे तो अब अर्थ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, सर्कल फॉर्म में है यार। और सर्कल फॉर्म में जैसे आप इमेजिन करो कोई बॉल है आपके हाथ में, फुटबॉल है, कुछ भी है, और उसको कहीं से भी आप काट दो सीधा पैरेलल, तो वर्टिकल फॉर्म में, तो जब आप उसको काटोगे तो आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तो आधा हिस्सा जो अलग हुआ है वो एंगल है 180 का, और आधा हिस्सा जो दूसरा अलग हुआ है वो भी एंगल 180 का, और दोनों मिलकर एक सर्कल का एंगल कितने डिग्री का हुआ? 360 डिग्री का। ये तो पहले भी पढ़ा होगा, है ना। तो एक 0 डिग्री जो लाइन है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो लाइन कहलाती है वो लाइन कौन सी कहलाएगी? 180 डिग्री। अब 0 डिग्री लाइन ये हो गई। अब जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहां पे भी एक लाइन खींचना है। एक लाइन खींची गई, तो ये जो एक लाइन खींची गई इधर वाली लाइन तरफ है, तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी? ईस्ट या पूर्वी लाइन, पूर्वी गोलार्ध में लाइन। तो जब पूर्वी गोलार्ध में आपने 1 डिग्री लाइन ड्रॉ किया तो ये कहलाएगा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाता है या ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाता है। तो जब ईस्ट लॉन्गिट्यूड बना तो मैं अगर इसको फिर से ग्रेट सर्कल बना दूं, मींस साउथ पोल से वापस नॉर्थ पोल पे जाओ, तो 1 डिग्री के जस्ट पीछे लाइन कौन सी हो जाएगी? ये 1 डिग्री कौन सा है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, EL मैंने लिख दिया, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर है, तो इसके जस्ट पीछे कौन सी होगी? तो 1 डिग्री आपके सामने से ये आई और इसके जस्ट पीछे, अब ये भी तो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटेगी। सर्कल है, सर्कल में आप चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, किसी भी एंगल से काटोगे, एंगल जो बनेगा, अगर हाफ एंगल बना तो ये 180 का ही होगा। तो ऊपर वाला 180 तो नीचे वाला 180। तो अगर 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो इसके जस्ट पीछे लाइन होगी 179 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि दोनों का अंततः योग 180 आना चाहिए। तो 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के जस्ट पीछे बनेगी 2 डिग्री 179 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड।
जब हम 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बनाएंगे तो इसी के जस्ट पीछे वाली लाइन ड्रॉ होगी 178 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पीछे 178 वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सिंपल है, आपका आना चाहिए 180। ऐसे आप बढ़ते जाओगे और जब 180 के करीब पहुंचोगे तो इसके करीब पहुंचे तो 179 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जब आप ड्रॉ करोगे तो इसके जस्ट पीछे जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? 1 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि दोनों का योग अंत में आना 180। इसीलिए ग्लोब में जब कभी भी आप लाइन देखोगे, अब कहो कि साहब 360 होना चाहिए तो 360 होगा, बट संख्या 360 होगी, नंबर्स 360 डिग्री लिखा नहीं मिलेगा। कैसे लिखा मिलेगा? ये आपको 0 डिग्री लाइन दे दी गई तो इसके जस्ट बगल में आपको लाइन मिल जाएगी 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, फिर 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जब इसी के वेस्ट में जाओगे तो यहां भी लिखा मिलेगा 1 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है सिंपल से, कैसे? ये कैसे आ रहा है? जब हमने 1 बनाया तो इसके जस्ट पीछे वाली जो लाइन हो गई वो हो गई 179, और जब हम 0 के सीधा 1 1 2 2 3 4 5 से बढ़ते जाएंगे और जब 179 पे पहुंचेंगे, मतलब वो 180 के करीब पहुंचेंगे, तब फिर उसके जस्ट पीछे जो लाइन आ जाएगी अर्थात जो 0 के करीब आ जाएगी वो कहलाएगी 1 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे आपके सामने ये ग्लोब है और इस ग्लोब में आपको ये 0 डिग्री लाइन अगर मैं आपको सामने ड्रॉ करूं, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा मुझे नहीं पता, अंदाज आप कर लेना कि अगर ये लाइन 0 डिग्री लाइन है तो इसके जस्ट पीछे जो लाइन निकलेगी 180 डिग्री है। तो अब इस ग्लोब में इस तरफ के जो हिस्से हैं वो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, इस तरफ के ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जब 0 डिग्री से आगे आएंगे सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाओगे, 180 के करीब पहुंचोगे सो 179, और जब ये 179 होगा और इसी के जस्ट पीछे जो बनेगा वो कहलाएगा 0 के पास में 1 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो सारे के सारे अपने आप में ग्रेट सर्कल कहलाते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट ग्रेट है, उससे बड़ा अब कुछ नहीं है, फाइनली वो ग्रेट सर्कल है। लेकिन जितने लैटिट्यूड्स हैं वो सारे के सारे ग्रेट सर्कल नहीं होता। लैटिट्यूड्स में ग्रेट सर्कल केवल एक है और वो कहलाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। और अगर आपसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूं और आपसे कहूं कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेट सर्कल नहीं है, और आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर। 4 ऑप्शन है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्रेट सर्कल नहीं है? अब ग्रेट सर्कल नहीं है तो ग्रेट सर्कल कौन सा नहीं होता? दिमाग में एक क्लिप करना कि जो अक्षांश हैं लैटिट्यूड से वो ग्रेट सर्कल नहीं होते सिवाय 0 को छोड़कर। अब देखो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, मतलब ये देशांतर है, ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये भी देशांतर है। जितने देशांतर हैं वो सारे ग्रेट सर्कल हैं, बट अक्षांश ग्रेट सर्कल नहीं है। अब देखो ये लिखा है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये लिखा है 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जब आप 0 डिग्री लैटिट्यूड बनाओगे तो वो यहां है, और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बनाओगे तो वो यहां है। चित्र में ही दिख रहा है कि छोटा सर्कल कौन सा है, 60 डिग्री। आई बात समझ में? उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। अब देखिए, जब आप कभी किसी ग्लोब पर देखोगे तो इस टाइप को आपको लाइंस मिलेंगे। ये देखो, ये 0 डिग्री लाइन, ये है 0 डिग्री लाइन, फिर इसके बाद ये 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इस टाइप में आपको सारे लाइंस मिल जाएंगे। ये देखो, ये सारे लाइंस नंबर्स लिखे हैं, और सारे के सारे जो देशांतर रेखाएं हैं वो कहाँ मिल गए? नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल।
हर एक देशांतर रेखा साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर जाकर टच हो जाती है या मिल जाती है। ठीक, चलिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं में दो पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस है वो 111.13 है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में भी तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच डिस्टेंस होगा। तो जब हम लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस निकालते हैं, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, जब आप इसमें किसी भी दो लॉन्गिट्यूड के बीच जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो हमें ये दिख रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड यहां से ये आया और ऐसे ही इधर ऊपरी से नॉर्थ पोल से फिर साउथ पोल पे गया, तो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स पोल्स में जाके खत्म हो जाते हैं। तो फिर दो लॉन्गिट्यूड के बीच डिस्टेंस किधर है? तो डिस्टेंस है साहब सबसे ज्यादा इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। दो लॉन्गिट्यूड, किन्हीं भी दो लॉन्गिट्यूड को आप उठा लो, उन दो लॉन्गिट्यूड के बीच सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो मिलेगी इक्वेटर पर। और जब आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाना स्टार्ट करोगे, मतलब चाहे नॉर्थ पोल जाओ चाहे साउथ पोल जाओ, तो उनके बीच जो डिस्टेंस है ये लगातार कम होती चली जा रही है और जो पोल्स पर आकर हो जाती है शून्य, खत्म। समझ आया? दो लॉन्गिट्यूड के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस अगर होगी तो वो हो सकती है इक्वेटर पर, और जबकि हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा था वो पैरेलल लाइंस हैं, तो कोई भी लैटिट्यूड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ना कहीं मिलती हैं, इसलिए उनके बीच जो लाइंस है वो कहीं पे भी देखना आप, चाहे भारत में देखना चाहे पाकिस्तान में देख लेना, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है दो लैटिट्यूड के बीच। लेकिन लॉन्गिट्यूड के बीच डिस्टेंस सेम नहीं है, इधर जो देश होंगे उनके बीच डिस्टेंस अलग हो जाएगी और जो ऊपर वाला एरिया होगा वहां डिस्टेंस अलग हो जाएगी। ठीक, तो फिर साहब मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी? तो मैक्सिमम डिस्टेंस है 111.3 किलोमीटर। अब ये डेटा कंफ्यूजन वाला है, वहां था 111.13, यहां 111.3, और जो कहां होता है सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर। इक्वेटर के ऊपर या नीचे जब आप जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस है वो खत्म होती जाएगी। लैटिट्यूड्स में हमने पढ़ा था कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने, तो टोटल लैटिट्यूड्स है 181, तो वैसे ही टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने, टोटल देशांतर कितनी होंगी, तो कुल देशांतरों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि सर्कल का जो कोण है वो 360 का होता है, इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी 360। टोटल देशांतर जो होते हैं, कुल देशांतरों की संख्या है वो है 360। यहां तक समझ आया? ना आया हो तो एक बार थोड़ा और कष्ट करें और वापस से वीडियो को प्ले करें। फिर भी अगर समझ ना आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोशिश करूंगा कि आपको टॉपिक पूरा समझ में आए। अपनी तरफ से दोबारा किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों निकले, इसी लॉन्गिट्यूड के माध्यम से दो चीजें कैलकुलेट होती है, एक निकाला जाता है टाइम और दूसरा निकलता है डेट। तो टाइम और डेट कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सी वो लाइंस है जिसके माध्यम से दुनिया के हर देशों का टाइम निकाला जाता है या डेट निकाली जाती है, और किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दुनिया के हर देश का टाइम निकालना सिखा सकूं और आपको ये पता चले कि अगर किसी देश, क्योंकि यूपीएससी में जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आते भी रहते हैं, जहां पर आपको कोई भी एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नंबर दे दिया जाएगा और कहेगा इसका ये टाइम इतना है, तो बताओ भारत का समय क्या होगा या किसी अन्य देश का समय क्या होगा। ये कायदे से निकालना आना चाहिए, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है। तो मैंने बोला कि जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर रेखाएं हैं, उन रेखाओं के माध्यम से दुनिया के हर देश का समय और डेट निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर दुनिया के सभी देशों का समय निकल रहा है तो किसी ना किसी देश के समय से कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन करने वाला जो स्टैंडर्ड टाइम है या जो मेरिडियन टाइम है वो कौन सी लाइन है, तो वो लाइन कहलाती है
जीरो डिग्री लाइन, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। ये वो लाइन है जिससे दुनिया के हर देशों का समय का कंपैरिजन होता है। ग्रीनविच मेरिडियन जो इंग्लैंड के पास से गुजरती है, लंदन के पास से। अब अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, इसलिए हर बार कहते हैं कि सूर्योदय पूर्व दिशा से हुआ या पूर्व दिशा से सूरज निकला। तो ये जो इसका रोटेशन है पश्चिम से पूर्व, इसलिए पूर्वी देश जितने भी होंगे जीरो डिग्री के, ईस्ट में जितने भी देश होंगे, इनका समय हमेशा जीरो डिग्री या लंदन से आगे होगा, और जितने देश जीरो डिग्री के पश्चिम में हैं उनका समय हमेशा लंदन से पीछे होगा। क्यों होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, और जब पश्चिम से पूर्व रोटेट होगी तो जीरो डिग्री जो कंपैरिजन करने वाली लाइन है, इसके ईस्ट में जो देश होंगे उनका समय हमेशा आगे होगा, और इनके पीछे वाला जो देश है वो हमेशा पीछे समय चलेगा। अब जब आगे और पीछे निकाला जाएगा तो कितने आगे और कितने पीछे, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अब इसको समझना। तो कैसे निकालें? तो पहले तो ये समझो कि जैसे मैं आपसे कहूं टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स थे उनकी संख्या थी 360, और हमारी अर्थ कितने समय में रोटेट होती है, तो जो रोटेशन टाइम है वो कितना है, वो है 24 घंटे। लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है, और कंप्लीट चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री मूवमेंट करना। ये सर्कल 360 डिग्री का पूरा है, और अगर आपकी पोजीशन सामने है और वापस अगर चक्कर लगा रहे हो वेस्ट टू ईस्ट, तो सामने वापस आने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे। और 24 घंटे में अगर आप वापस आ गए तो इसका मतलब है कि आपने 360 डिग्री घूम लिया है। तो इसको अगर मैं कहूं कि 360 डिग्री घूमने में समय कितना लगा? 24 घंटे। और इसी 24 घंटे को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कुछ समस्या? अर्थात 360 डिग्री घूमने में हमें जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 24 गुणा 60 मिनट। तो अगर 1 डिग्री मूव करना है अर्थ को तो टाइम कितना लगेगा? निकाल लो, बहुत आसान है। 24 गुणा 60 डिवाइडेड बाई 360, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाना है 4 मिनट। थोड़ा सा मैथ्स है, 60 से इसको डिवाइड किया सो 6 टाइम, और 6 से इसको डिवाइड किया सो 4। टोटल 1 डिग्री को मूव होने में 4 मिनट लगते हैं। मतलब अगर आप अर्थ के सामने 1 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़े, लॉन्गिट्यूड पर खड़े हैं, और अर्थ जब रोटेट हो रही है तो 2 डिग्री पहुंचने में, या अर्थ का जो 90 डिग्री का एंगल है 2 डिग्री पर पहुंचने में उसे 4 मिनट अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा, और जब 4 मिनट और रोटेट होगी तब उसके बाद 2 डिग्री पर अर्थ के सनलाइट का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक 4 मिनट में हम 1 डिग्री मूव कर जाते हैं। बस पूरी कहानी इसी से आगे कंटिन्यू होगी। अब आप, अच्छा ये तो हुआ 0 डिग्री से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब आप 0 डिग्री लाइन से 1 डिग्री लाइन में जाओगे तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा। कब? जब आप ईस्ट में जाओगे, और जब वेस्ट में जाओगे तो 4 मिनट पीछे हो जाएगा। अगर लंदन में 12 बजे हैं, सपोज दैट सुबह के 12 हैं, और अगर 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 4 डिग्री प्लस, मतलब 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितना टाइम बजेगा? 12:04। और अगर वेस्ट का निकालना है तो फिर वो 4 मिनट आप घटा दो, 11:56 टाइम होगा। ऐसे ही दुनिया के हर देश के टाइम कैलकुलेट होगा। अब दूसरा, जैसे कि भारत, इंडिया में अगर आपको टाइम निकालना हो या इंडिया के टाइम को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें?
तो जैसे कंपैरिजन 0 डिग्री लाइन से होता है, ठीक वैसे ही दुनिया के हर देश अपने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन फिक्स करते हैं। एक मानक समय तय करने के लिए एक लाइन को फिक्स किया जाता है, ताकि हम 0 डिग्री से कंपैरिजन करके अपने देश का समय निर्धारण कर सके। और भारत के संदर्भ में यह टाइम जोन कितना होना चाहिए वो आप समझना। थोड़ा सा मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का एक बस डेटा बताना है। जैसे भारत को अगर खोजना हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया शुरुआत वीडियो के लेक्चर में, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना। और जब लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत दुनिया में किधर है, ग्लोब में भारत किधर है, तो भारत की अगर लोकेशन आपको पता है तो आप आसानी से ग्लोब में इंडिया को फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे पढ़ने को आता है कि जो इंडिया का जो लोकेशन है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लोकेशन है वो कितनी है, तो कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। दूसरा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कहां तक, ये लॉन्गिट्यूड है, से कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 8 4 से 37 से 68 7 से 97 25। कैसे लिखा है, नॉर्थ लैटिट्यूड ग्लोब है। अब इस ग्लोब में 0 डिग्री लाइन है। भारत को बताया गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। तो 0 के बाद हम जब ऊपर, अच्छा उत्तरी अक्षांश लिखा है तो किधर जाएंगे, ऊपर की ओर। और जब आप ऊपर की ओर जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और जैसे ही 8 डिग्री आ जाएगा, ये हो गई 8 डिग्री लाइन। इस लाइन में भारत होगा कहीं ना कहीं 8 डिग्री 4 मिनट। कहां तक होगा, तो वो लाइन फिर क्या लिखी है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 कहां होगा, 8 के ऊपर। सो फिर 8 से 9 10 11 12 चलते जाओगे, तो जहां 37 आ जाए वहां फुल स्टॉप। अब 37 और 8 ये तो बहुत जगह है, फिर कैसे निकलेगा। फिर साथ में लिखा है लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन। लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन कहां से स्टार्ट हो रही है, 68 7 से। तो ये है 0 डिग्री, और 0 और लिखा है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो 0 के हमें ईस्ट में जाना है। और जब ईस्ट में जाएंगे तो कितना, 1 2 3 4 कहां तक, 68। जहां 68 डिग्री आ जाए, 68 डिग्री 7 मिनट से वहां थम जाओ। और कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट। और ईस्ट के बाद जहां 97 डिग्री आ जाए वहां फिर थम जाओ। मतलब इस बीच में भारत की लोकेशन है। अर्थात जब आप इंडिया को बनाओगे तो ये जो इंडिया है, तो इंडिया की जो सदर्न लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और वेस्टर्न लोकेशन 68 7 से कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट। ये इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लोकेशन है। मुद्दा ये है कि चूंकि हमें लैटिट्यूड से लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम जो निकलता है वो लॉन्गिट्यूड से निकलता है, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अगर नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रही होती तो फिर हमारा टाइम निकलता अक्षांशों से। पर चूंकि रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, तो हमें तो उस लाइन से मतलब है जो खड़ी है वेस्ट से ईस्ट में जो चल रही है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उनसे हमें लेना देना है। अब अगर 68 और 97 अब अगर देखा जाए तो भारत के पूर्वी और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो 68 से 97 डिग्री के बीच में भारत फैला है। तो 68 से 78, 78 से 88 और 88 से लगभग 98 अगर निकाला जाए तो एवरेज डिफरेंस कितना हो गया, वो आया 30 डिग्री का। और अभी हाल हमने पढ़ा कि 1 डिग्री को मूव करने में कितने टाइम लगते, 4 मिनट। तो 30 डिग्री को मूव करने में कितना लगने वाला है, 4 गुणा 30 बराबर 120 मिनट।
और जब 120 मिनट का टाइम लगेगा तो इसका मतलब है 2 घंटे का टाइम लगेगा। अब अगर भारत सरकार अपना मानक समय या ज्योग्राफी के नजरिए से अगर हम अपना मानक समय मान लो इसको बना लें, तो पूरे भारत का टाइम इसी से कैलकुलेट होना है। पूरे भारत का जो टाइम है वो आपका इसी से कैलकुलेट होगा 97 डिग्री से। और 97 डिग्री से जब आपका ये टाइम कैलकुलेट होगा, तो अगर सपोज दैट हमने टाइम इससे कैलकुलेट करवाया और यहां कहा कि 10 बज रहे हैं, तो इधर तो 10 बज गए, इसके आसपास 10 बज गए, यहां पे भी 10 बजेंगे। और जब वहां 10 बजेंगे तो हकीकत में इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का। एक्चुअल टाइम वहां 10 नहीं बल्कि 8 है। ये 2 घंटे पीछे हो जाएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहां टाइम पीछे रहेगा। और अगर इससे कैलकुलेट कर रहे तो इसके अनुसार जब 10 बजेगा, जब इसके अनुसार जब 10 बजा जाएगा, तो इसके अनुसार जब 10 हम बजाएंगे तो पूरे भारत में टाइम इसके 68 डिग्री से कैलकुलेट होगा। और जब यहां से निकालेंगे तो फिर ये 2 घंटे यहां का समय कैसे हो जाएगा? आगे। और जब आगे होगा तो यहां तो 10 बजा इसके अनुसार, पर हकीकत में यहां टाइम कितना बज गया? 12। ये 2 घंटे का मार्जिन है। तो इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए रास्ता निकाला जाता है कि एक ऐसा टाइम जोन फिक्स हो जिससे ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो मैनेज हो जाए। और इसीलिए भारत का मानक समय क्या बना? 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, अर्थात वो अक्षांश रेखा, वो देशांतर रेखा जो ईस्ट और वेस्ट के टाइम डिफरेंस को मैनेज कर दी। और 68 से 97 के बीच का जो मध्य है वो 82.5 डिग्री आया। तो अब 82.5 डिग्री से हमारे देश का टाइम निकलता है और ये भारत का मानक समय रेखा कहलाती है। इसको जो रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से पास आउट होती है। अब जब इससे हम टाइम निकालते हैं तो अब भारत का समय और लंदन के समय में क्या अंतर है, कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा है। 1 डिग्री में कितने डिग्री का अंतर है? ये 0 डिग्री है। और निकालना किसका है? 82.5 का, क्योंकि 82.5 ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो 0 के इधर होगा। और जब 0 के इधर होगा तो सीधी सी बात है, जब हम कंपैरिजन 0 डिग्री से करेंगे तो वो समय क्या होगा? आगे। तो कितना आगे है भारत और लंदन के समय में? अर्थात भारत का समय लंदन से कितना आगे है? तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 में तो 4 × 82 हो जाएगा 328 मिनट। और 328 मिनट, लेकिन अभी हाफ डिग्री खत्म नहीं हुआ, अभी हाफ डिग्री और है। 82 का निकाला है तो 1 में 4, तो हाफ में कितना हो जाएगा? हाफ में हो जाएगा 2 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री में 2 मिनट और ऐड हो जाएंगे, सो हो जाएगा 330 डिग्री। और जब 330 डिग्री निकाला जाएगा तो 330 डिग्री कितने घंटे हुए? 60 से भाग दे दो। और 60 से भाग जब आप दोगे तो ये 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 30। अब बस एक गलती ना करना, इसको पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के सॉल्व ना करना। जो रिमाइंडर बचे वो आपके मिनट्स हैं और एग्जैक्ट जो चला जाए वो आपके आवर है। तो मतलब भारत का समय और लंदन के समय में कितने घंटे का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। और चूंकि भारत ईस्ट में है लंदन के, इसीलिए हमारा टाइम जोन हमेशा जीएमटी से कैसा होता है? 5.5 घंटे आगे होता है। कहानी क्लियर है? इसी क्रम में मैं आपको बस एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम है।
क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री देशांतर का समय दोपहर के 2:15 है तो भारत का समय क्या होगा। अभी हाल बताया भारत का कि आप क्या करो, सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ, जिसका समय दिया गया है उसको लिख लो। किसका दिया है, 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर। इसका समय दिया है 2:15 PM। दोपहर है तो PM है। निकालना किसका है, भारत का। और भारत का समय कैसे निकलता है, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। तो जब ईस्ट लॉन्गिट्यूड से निकालेंगे तो 0 के ईस्ट किधर होगा, इस तरफ। तो यहां से निकालना है, यहां बना दो 82.5। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 में 4 गुणा 82 इज इक्वल टू 328 मिनट्स। हाफ डिग्री और है तो 1 मिनट में 4, तो हाफ में 2 मिनट और प्लस कर दो, 330। 60 से इसको भाग दे दो तो 5 घंटे एग्जैक्ट आ जाएंगे, बचेंगे 30। तो 5 घंटे 30 मिनट हमारी समय लंदन से आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट इस समय में जोड़ दो। सो जब जोड़ोगे तो 2:15 प्लस 5 घंटे 30 मिनट जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45 मिनट, और 5 और 2 7। ये PM था तो ये भी क्या हो जाएगा, PM। ये आंसर। कठिन है, चलो और देखो एक क्वेश्चन और, ये आप लोगों को करना है। आप लोग इसको करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो समझ लो आपसे चीजें बनने लगी। ना आए अगर आंसर, जो भी जिसका जो भी आंसर आए एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आंसर सही नहीं आया या गलत भी है, किसी का गलत आएगा किसी का सही आएगा, बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली है, देखना कई लोगों के अलग अलग आंसर आएंगे। और जब अलग अलग आंसर आएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराऊंगा, देन इसके बाद हम लोग आगे का वीडियो करेंगे, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे अलग अलग टाइम निकालने के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक लाइन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों का टाइम, जैसे ईस्ट और वेस्ट का मैंने भारत का बताया, भारत की चूंकि 30 डिग्री का अंतर है, बाकी कई देश ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस होता है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। इसलिए वो क्या करते हैं, उनका टाइम जोन एक से ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड टाइम जब निकालते हैं तो वो एक से ज्यादा नंबर लॉन्गिट्यूड्स को स्टैंडर्ड टाइम के रूप में डिनोट कर देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मानक समय किस देश में है, तो एक लाइन में इसका आंसर याद रखना, फ्रांस, जहां पर टोटल 12 मानक समय है। अगर उसमें हम एक कॉलोनी को भी अगर ऐड कर दें तो टोटल हो जाते हैं 13। देन इसके बाद स्थान है रसिया और USA का, जहां पर मानक समय 11-11 है। थोड़ा सा वनडे एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा याद रखेगा। सबसे ज्यादा मानक समय फ्रांस में है, देन उसके बाद रसिया और USA में है। अब ये तो टाइम निकालना हुआ। दूसरा मेन मुद्दा यह है डेट लाइन, अर्थात तिथि रेखा। जैसे 0 डिग्री लाइन एक आपकी टाइम लाइन है, जिसे हम GMT कहते हैं, वैसे ही 0 के जस्ट पीछे जो लाइन है 180, वो हमारी कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहते हैं, तो वो कहलाती है 180 डिग्री देशांतर। ऐसा क्यों है, तो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि 0 और 180 इन दोनों के बीच, ये चूंकि 2 हिस्सों में अर्थ डिवाइड है, तो एक तरफ का पूर्वी गोलार्ध है, दूसरे तरफ का पश्चिमी गोलार्ध है, दोनों के बीच में 12-12 घंटे का डिफरेंस होगा। तो 24 घंटे टोटल होते हैं। तो 0 से अगर टाइम निकल रहा है तो इसके जस्ट पीछे जो 180 है उससे डेट निकलेगी। तो यहां जो डेट होगी, इधर से डेट का जो एक डेट चेंज हुई 180 से, तो 0 डिग्री तक वापस जब तक पूरा नहीं आ जाता तब तक 12 घंटे का AM एरिया रहेगा और दूसरी तरफ 12 घंटे का PM वाला एरिया रहेगा। तो डेट लाइन जो है वो है आपकी 180 डिग्री, जिससे दुनिया के हर देशों का समय निकलता है।
अब अर्थ का घूमने का कैसा सिस्टम है, वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ये है आपकी अर्थ, जो यहां है वो आपके घूमने का क्रम किस तरीके से, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। अरे बात समझ में, जैसे ये है अर्थ, ये, और आप सामने हो, तो ये कैसे घूम रही है, इसके घूमने का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, वेस्ट टू ईस्ट है, ये घूम रही है। और जब इस तरीके से जब ये घूमेगी, तो अब यहां पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री के पास खड़ा है, या कोई जहाज 180 डिग्री के पास घूम रहा है, और वो 180 डिग्री लाइन को पार कर जाए, अब पार कैसे करेगा, या तो वो पार करेगा इस डायरेक्शन में, और या पार करेगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कहलाएगी वेस्ट टू ईस्ट, और ये कहलाएगी ईस्ट टू वेस्ट। सपोज दैट ये है आपकी अर्थ, जिसको मैप में बना दिया है मैंने, और ये है आपकी वो लाइन ऐसी, और लाइन है, और जब आप सामने सूर्य है, तो जैसे ही यहां पर लाइन पड़ी सूर्य के सामने, तो यहां इसको पार जैसे ही किया, डेट चेंज हो गई, और जब डेट चेंज हो गई तो यहां बदल जाएगी। अब यहां बदल जाएगी तो इन लोगों के लिए वो डेट सेम रहेगी, जबकि यहां वो डेट अलग थी। तो मतलब इसको पार करते ही साथ डेट बदली है। तो यहां अगर संडे है तो यहां क्या होने वाला है, मंडे। अब सोचो, अगर सपोज दैट यहां 10 तारीख है तो यहां क्या होगी, 11 तारीख। अगर कोई जहाज चल रहा है और वो इसको पार कर गया, तो अभी तक जब तक वो यहां था तब तक उसके घड़ी में टाइम 10 था, डेट 10 थी, लेकिन जैसे ही उसने पार किया तो डेट बढ़कर हो गई 11। अर्थात उसके कैलेंडर में, उसके जीवन में एक दिन क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, बढ़ गया है एक दिन। मतलब बेनिफिट तो नहीं मिला ना, एक दिन उसका कम हो गया जीवन के हिस्से का। और जब वो यहां से यहां जाएगा, तो यहां तो वो पूरा समय गुजार ही रहा था, उसने इसको और पार कर लिया, और जब ये पार किया तो एक दिन उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब डेट उसको, जो वो जीवन 10 तारीख वो पहले ही जी चुका था, आज तो उसे 11 तारीख मिल गई है, और 11 तारीख मिल गई और उसने फिर क्या किया, इसको पार करके फिर इधर पहुंच गया, तो उसकी घड़ी में वापस टाइम कितना हो जाना, डेट क्या हो जाने वाली है, 10। अर्थात एक दिन उसे इजाफा हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कोई जलयान पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हुए 180 डिग्री देशांतर को पार कर जाए तो उसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ आया, सिंपल सा है, दिमाग में बिठा लो कि ईस्ट में संडे है तो वेस्ट में मंडे होगा। तो जब हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, घड़ी तो बढ़ जाएगी, पर हमारे लिए वो एक दिन लॉस हुआ है। और जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो आपके लिए एक दिन का प्लस एक्स्ट्रा मिल जाने वाला है, जो आप दिन पहले ही जी चुके थे वो तारीख, वो अब दोबारा आपको मिलने वाली है। बस इतना सा। जब आप डेट लाइन को देखेंगे तो कुछ इस तरीके की डेट लाइन दिखती है, इस तरीके की, जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया, इन दोनों के बीच में ये 180 डिग्री लाइन है, जिसे बेरिंग सी ये कहलाता है, लिखा है बेरिंग सी, यहां बेरिंग सागर से होते हुए पास होती है। अब आप इस लाइन को जब ध्यान से देखोगे तो ये लाइन कई जगह पर टर्न है, मुड़ी हुई है। अब मुड़ी हुई क्यों है, तो इसका सिंपल सा अभी हाल मैंने आपको बताया कि मान लो ये एक देश है, ये, चलो और थोड़ा बनाना, ये जा रही है 180 डिग्री, और मान लो इसी 180 डिग्री में अपना कोई एक देश हो, ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसके 20 से 180 डिग्री लाइन जा रही है। तो जब इसके 20 से 180 डिग्री लाइन जाएगी, और मैंने बताया कि जैसे ही 180 पार हुआ तो एक दिन या तो कम या ज्यादा। अब इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो तो भारी कंफ्यूज हो जाएंगे। मालूम चले जब कभी भी, अच्छा देश अपना है, तो जब इसको पार करके यहां पहुंच गए तो डेट फिर चेंज, और जब वो इसको पार करके यहां आ गए तो डेट फिर चेंज हो जाने वाली। भारी कंफ्यूजन था। इसीलिए किसी भी देश में, किसी भी आइलैंड में डेट का इस तरीके से डिफरेंस ना हो, उनके लिए ये समस्या ना बने, इसके लिए फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने, इस इंटरनेशनल डेट लाइन को कई जगह पर मोड़ दिया, और खास तौर से उस जगह पर जहां
जहां पर कोई आइलैंड पड़ता है, कोई देश पड़ता है, जैसे कि ये रसिया वाला एरिया है, ये रसिया वाला एरिया है, तो चूंकि ये ना कटे साइबेरिया वाला एरिया, इसलिए इसको यहां से मोड़ दिया। और जब मोड़ दिया तो फिर हुआ क्या, और जब इसको यहां से मोड़े ऐसे, तो क्या किया कि ताकि उसको सीधा केवल पानी के एरिया से गुजारा जाए। तो ये देखो बेरिंग सी में मुड़ा, वापस पोजीशन पर आ गया। और फिर यहाँ यहाँ कुछ आइलैंड से, तो यहाँ फिर मोड़ दिया, फिर सीधे जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे हवाईयन आइलैंड, फिजियन आइलैंड है, तो यहाँ पर देखो फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से इसको कई जगह पर इस तरीके से मोड़कर वापस अपनी पोजीशन पर रखा गया है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। और इस डेट लाइन को मोड़ने का जो कारण था वो सिंपल सा यही था, ताकि किसी भी देश के बीच में टाइम का या डेट का डिफरेंस ना हो। क्योंकि बीच से जाएगी या किनारे से जाएगी, तो जो किनारे वाले लोग हैं या इस तरफ के लोग हैं, एक दूसरे के संपर्क में जब कभी भी आएंगे तो उनके साथ हमेशा समस्या बनेगी कि डेट इंटरचेंज होती रहेगी। उम्मीद है टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड प्लस इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम लाइन को समझा है। टाइम लाइन हमारी 0 डिग्री लाइन है और डेट लाइन 180 डिग्री लाइन है। चलिए, तो धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू किया। और ऐसी कंटिन्यू रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी की इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू चले, तो अपना साथ बनाए रखिएगा। और मैं आपको वीडियो अगर रोज नहीं डाल सकता, तो ये तय है कि अल्टरनेट फॉर्म में आपको वीडियो जरूर मिलेंगे। थैंक यू।